सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे बना दुनिया का सबसे महान संविधान, यानी भारत का संविधान। भारत के संविधान का निर्माण कोई आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है। भारत का संविधान कोई अचानक बना हुआ संविधान नहीं है। भारत का संविधान किसी राजा या बादशाह के मुख से अचानक निकले हुए वचन नहीं है। भारत का संविधान किसी सम्राट के दिए हुए कोई कथन नहीं है जो कृपा के रूप में उसने भारत को प्रदान कर दिया हो। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसके पीछे एक लंबी कथा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जो प्रत्येक भारतीय को निश्चित ही जानना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जो आईएएस की तैयारी करता है उसको सबसे कठिन यही चैप्टर लगता है। और ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाले या प्रतियोगिता परीक्षा की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी संविधान निर्माण का ये जो पहला चैप्टर है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बहुत अच्छी तरीके से, हो सकता है बहुत लोग जानते, मैं ये नहीं कर रहा हूं, धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन निश्चित ही इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर लोग बस यही समझ पाते हैं कि पहली बैठक कब हुई, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। लेकिन भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी, वे कौन सी प्रक्रियाएं, वे कौन सी घटनाएं घटी जिसने दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में सहयोगी बने। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके लिए कहावत था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश भारत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का निर्माण करवाया। वह ब्रिटेन जिसका स्वयं का संविधान अलिखित है, उस ब्रिटेन ने भारत के संविधान को विधिवत बनवाया और दुनिया के सबसे बड़े संविधान का निर्माण करवाया। आखिर वो कहानी क्या है, आखिर वो गाथा क्या है, आखिर वो गौरव गाथा क्या है जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो दुनिया के सबसे महान संविधान का वरदान भारत को स्वयं उसकी झोली में डाले। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहानी भारत के संविधान के निर्माण की आज पूरा विस्तार से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कठिन चैप्टर है उसको सरल से सरलतम बना दें। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। जिन प्रावधानों के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिन प्रावधानों के लिए, जिन उपबंधों के लिए, जिन अनुच्छेदों के लिए, जिन कानूनों के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जो बड़े बड़े देश हों जिनके वहां डेमोक्रेसी बाद में आई या अपना अपना राज्य स्थापित हुआ, जिन उपबंधों के लिए इन देश की जनता को, नागरिकों को विद्रोह करना पड़ा, आपको जान के आश्चर्य होगा 26 जनवरी 1950 को वह प्रत्येक भारतीय को वैसे ही मिल गया। इसके पीछे कोई साधारण कथा नहीं है कि जिन चीजों को पाने के लिए दुनिया के देशों को संघर्ष करना पड़ा और जिस चीज को पाने के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी ने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, उसको हम भारतीयों को अनायास ही मिल गए। क्या इसकी कथा इतनी सरल होगी? क्या इसकी कथा इतनी छोटी होगी?
आज इसी कथा को हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे और इतनी सरल भाषा में जानेंगे कि हमें लगेगा ही नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि इसको एक सरल शब्दों में हम बताने का यहां प्रयत्न करेंगे। भारत में देखिए, दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान बना वो अमेरिका का था। अमेरिका दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश था। अमेरिका दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश। अब जब अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ तो यह आइडियल साबित हो गया पूरे दुनिया के देशों के लिए। ऐसे देश जो आजाद हो रहे थे या आजाद होने की प्रक्रिया में थे या जो बाद में आजाद होने वाले थे, उन सारे देशों के लिए अमेरिका का संविधान एक आइकॉन बन कि वो आजाद हो, उनके वहां डेमोक्रेसी आए और वो भी अपने संविधान का निर्माण करें। और यह मांग दुनिया के समस्त देशों में जहां लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, जहां स्वयं की सत्ता, राजाओं की सत्ता को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित की जा रही थी, लोगों की सत्ता स्थापित की जा रही थी, हर जगह संविधान का निर्माण उसी के आदर्श में हो रहा था। और यही मांग भारत में शुरू हो गई। भारत में भारत के संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहला 1895 में मांग रखा गया और वह रखा गया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपना स्वराज्य विधेयक पेश किया और अपने इसी स्वराज विधेयक के माध्यम से लोकमान्य तिलक ने भारत में संविधान के निर्माण की मांग की। 1922 में इसके बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, मांग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1922 में गांधी जी ने मांग किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, विदेशियों द्वारा निर्मित नहीं किया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं किया जाएगा। 1922 में गांधी जी ने इस मांग को माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। 1934 में भारत के बड़े कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय, भारत के बड़े कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय थे, उन्होंने 1934 में यह मांग किया कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया जाए। यानी भारत में संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की यह सबसे पहले मांग थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। 1934 में एम.एन. राय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग थी, जो भारत में संविधान सभा की पहली मांग थी। और इतना तो आप जानते भी होंगे कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा ही किया गया, लेकिन वो किसी के और द्वारा प्रपोज था, ठीक है ना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, उसमें भी भारत के संविधान का खाका दिख रहा था, उसमें मौलिक अधिकारों तक की भी मांग की गई। लेकिन अपने शक्ति के मद में चूर अंग्रेज भारतीयों के प्रत्येक मांग को ठुकराते चले जा रहे थे। दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज अंग्रेज, जिनके ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था, वो भारतीयों के प्रत्येक मांग को दरकिनार करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ? फिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिनने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया, नतमस्तक कर दिया भारतीयों के मांगों के आगे? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश सिद्ध कर दिया? ऐसी कौन सी घटनाओं ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाए और भारत के संविधान का निर्माण करवाए? जो अंग्रेज ये मानते थे कि भारत पर जो कब्जा कर रखेगा वो दुनिया का पूरा साम्राज्य उसके हाथ में होगा, वो भारत को आजाद करने के लिए कैसे तैयार हो गए? और ये 3 घटनाएं थी 1939, 1942 और 1945। इन 3 सालों में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिन्होंने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दी।
1939 सेकेंड वर्ल्ड वार, 1939 में दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य चूंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ा, क्योंकि हर जगह उनका उपनिवेश था, हर जगह वो लड़ने लगे। और अंग्रेज चूंकि हर जगह लड़ने लगे तो उनकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि हर जगह उनको पैसा खर्चा करना पड़ता, हर जगह सेना लगाना पड़ रहा था। अंग्रेजों की स्थिति खंडहर हो गई जैसी हो गई, हर जगह लड़ते लड़ते, हर जगह आंदोलन को दबाते दबाते। कहा तो यह भी जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध ना होता तो भारत आजाद भी नहीं होता। यह प्रश्न आता है कि यदि दूसरा विश्व युद्ध ना होता तो भारत आजाद भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की आजादी में केवल द्वितीय विश्व युद्ध का ही एक कारक था, लेकिन एक बड़ा कारक तो जरूर था। हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गति को और उनके सर्वस्व न्यौछावर को, उनके बलिदान को थोड़ा दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों के आर्थिक स्थिति को जर्जर तो कर ही दिया, अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत में पूरी ताकत से वो भारत को कितने दिन तक अपने अंडर में रख सकते हैं, ये सोचने पर तो मजबूर करी दिया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और वहीं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी लगाया, यानी भारत के आजादी के लिए भारत की जनता हर प्रकार का प्रयत्न करे और शुरू हो गया एक अभूतपूर्व आंदोलन। और इस आंदोलन की विशेषता थी जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा भय का कारण भी बनी। क्या थी? यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था। सारे नेता 9 अगस्त को भोर में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेता पकड़ लिए गए, भोर में ही पकड़ लिए गए। जनता को पता चला, जनता ने स्वयं नेतृत्व किया, सरकार ने लाठीचार्ज किया, जनता हिंसक हो गई। कोई भी सरकारी ऐसा सामान प्रतीक नहीं था जिसको तोड़ा फोड़ा न गया। लाइन उखाड़ दिए गए, थाने जला दिए गए, सरकारी ऑफिस आग लगा दिया गया। जमींदार, जागीरदार, सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के सहयोगी थे वो भी जनता के साथ हो गए। अंग्रेजों को लगा भग लो वरना कुछ दिन में हम लोग को मार के भगाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने इस बात को तय कर दिया कि अंग्रेजों की सत्ता अब भारत में गिनती के। अगर अंग्रेजों से अब बात होगा भारतीयों का तो अब बात केवल एक ही विषय पर होगा, सत्ता का हस्तांतरण। अब तीसरी घटना क्या थी? 1945 का जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम। और जैसे ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया और अमेरिका बन गया दुनिया की पहली परमाणु शक्ति, और जिसके हाथ में परमाणु बम आ गया वो दुनिया की महाशक्ति बन गया। यानी अभी तक महाशक्ति कौन था? अभी तक महाशक्ति ब्रिटेन था और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही अमेरिका ने परमाणु बम गिराया अब दुनिया का महाशक्ति कौन बन गया? चौधरी कौन बन गया? अमेरिका। अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री था, लोकतांत्रिक देश था। उसने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि दुनिया के जहां पर तुम्हारे उपनिवेश हैं वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करो। यानी शक्ति संतुलन जो अभी तक ब्रिटेन की ओर था अब वो कहां चला गया? अमेरिका के पास। इन तीन घटनाओं ने अंग्रेजों को यह मजबूर कर दिया कि भारत से वो सम्मान के साथ वापस लौटे, अन्यथा उनको मारकर भगाया जाएगा।
उनको शक्ति के माध्यम से, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका से भगाया था, वैसे भारत से ही भगाया जाएगा, भारत से भी भगाया जाएगा। और शुरू हुआ भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। इन 3 घटनाओं ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो भारत छोड़कर जाएं, लेकिन छोड़कर जाने के पहले भारतीयों के भाग्य विधान का भी तो निर्माण कर जाएं, यानी संविधान का निर्माण कर। क्या कर जाए? संविधान का निर्माण कर। और शुरू हुआ भारत के संविधान का निर्माण। अब अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे मिशन, बहुत सारे कमीशन भेजना प्रारंभ किया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में वेवल योजना। अंग्रेजों ने कमीशन प्रस्ताव का बिल्कुल झड़ी लगा दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण अंग्रेजों द्वारा की जाने वाले प्रत्येक प्लानिंग रद्द होते चले गए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो एकीकृत भारत को जन्म देता हो, यूनाइटेड इंडिया को जन्म देता हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको खालिस मुस्लिम राज पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेजों ने कहा भाई अब बहुत लंबा हम रहने वाले नहीं है भारत में, अब जल्दी से भारतीय तैयार हो, वरना हम सत्ता छोड़कर चले जाएंगे। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लेबर पार्टी के सदस्य क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। एटली ने कहा भारत को आजाद होना उसका हक है, अब भारत तय करेगा कि कब आजाद हो। लेकिन समस्या तो भारत में बढ़ती जा रही थी, और यह बढ़ती जा रही थी, और मुस्लिम लीग ने तो यह बताने का प्रयत्न किया कि भारत की समस्या संवैधानिक थोड़ो है, भारत की समस्या इंडिपेंडेंस की समस्या थोड़ो है, भारत की समस्या सांप्रदायिक है, भारत की समस्या हिंदू और मुसलमान की है, भारत की समस्या 2 नेशन की है। हिंदू और मुसलमान 2 धर्म नहीं है, हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, 2 नेशन हैं। और जिस प्रकार 2 राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार हिंदू और मुसलमान भी एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी ने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक विकास को अवरुद्ध कर दिया। अंग्रेजों ने कहा भाई अंतिम प्रयास मैं कर लेता हूं, अंतिम प्रयास कर लेता हूं, अगर आप लोग मान गए नहीं तो जून 1948 तक हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपस में लड़ो, जो चाहो करो, जो चाहो करो। क्लीमेंट एटली भारत को संशोधन करने के लिए तैयार थे। कहानी संविधान की बता रहा हूं, देखिए आप इसको जरा समझिए। ये कथा अगर आप पूर्ण बढ़िया से समझ लेंगे तो पहला चैप्टर तैयार हो जाएगा, जो जिसको लोग बहुत कठिन समझते हैं। अब तय हुआ कि भाई एक प्रयास और हो जाए। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में एक मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ गया कि इसके जो 3 सदस्य थे वो ब्रिटिश कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के हेड थे। कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने सभी से बात किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, उसने ठुकरा दिया प्रस्ताव, मुस्लिम लीग के प्रस्ताव ठुकरा दिया कि भैया पाकिस्तान नहीं मिलेगा, एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण होगा और वो संविधान के माध्यम से चलेगा। और संविधान बनाएगा कौन? संविधान सभा, यानी जिसकी मांग 1934 में एमएन राय ने किया था, उस संविधान सभा को प्रपोज्ड किया कैबिनेट मिशन ने। और जिस संविधान सभा को कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया, वास्तव में आज भारत का संविधान उसी के द्वारा बनाया गया। यानी अब कथा शुरू होती है भारत के संविधान के निर्माण की। यह तो पृष्ठभूमि था कि कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश तैयार हुआ भारत के संविधान के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन, भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के द्वारा किया गया। वह कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया कि भारत के संविधान का निर्माण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट मिशन ने बताया कि भारत के संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389। 292 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। ब्रिटिश प्रांतों माने जो अंग्रेजों द्वारा सीधे राज्य थे, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी हो गया, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे बिहार हो गया, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों द्वारा सीधे शासित प्रदेश थे और जिसको उनको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, 11 थे उस समय। तो वहां से 292 सदस्य होने थे। 93 सदस्य जो है प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों जो राजाओं के अंडर में थे, वहां से 93 सदस्य होते थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से होने थे, ठीक है ना। ये शेड्यूल हो गया 389 सदस्यों का। अब प्रश्न ये उठता है कि सदस्यों को चुनाव कैसे होगा। तो जो 292 प्लस 4 सदस्य थे, 292 देसी भारत के ब्रिटिश प्रांतों से और 4 वो, उनके लिए जो उस समय की जो असेंबलीज थी, प्रांतीय विधानसभाएं, जैसे आज विधानसभाएं हर स्टेट का अलग अलग है, उनको उस समय के प्रांतीय विधायिकाएं जो स्टेट असेंबलीज थी, प्रांतीय विधानसभाएं या विधान परिषद या राज्य परिषद कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो प्रांत की जो विधानसभाएं थी उन्हीं के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यहां से आपके कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेंगे, अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न चाहे आइए से कहीं भी आवे आपका हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। अच्छा, इस चुनाव में एक जरा सा रोचक तथ्य भी आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो है वो बंगाल के पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में पहली बार जब वो चुनकर आए थे, ठीक है ना। माना जाता है कि वहां के लोगों ने इन्वाइट भी किया था, वहां पे उनका चुनाव वहां से हुआ था पहली बार। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल का इलाका पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब तो डॉक्टर अंबेडकर बिना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सदस्य हो गए संविधान सभा के। तो महाराष्ट्र में पूना के जयकर साहब को त्यागपत्र दिलाया गया और पूना से उपचुनाव के माध्यम से उनको फिर जिताकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। ये प्रक्रिया थी, जरा समझिएगा। तो कई बार पूछता है कि संविधान सभा में उनका चुनाव कहां से हुआ था, तो जाहिर सी बात है अंतिम बार महाराष्ट्र से हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंट, तो आप बताएंगे। लेकिन अगर पहली बार पूछता है तो आप उत्तर को आप पूर्वी बंगाल से आप बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर फाइनली पूछ रहा है तब तो जाहिर सी बात है आप वही लगाएंगे। तो ये तय हो गया संविधान सभा के चुनाव का आधार कि प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होगा। अब तय हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा कैसे होगा। क्या योग्यता के आधार पर होगा, शिक्षा के आधार पर होगा, गुणों के आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा, किस आधार पर होगा। अपने चलाचली के इस बेला में अंग्रेज अपने गंदी चाल से मुक्त नहीं हो पा रहे और जाते जाते भी डिवाइड एंड रूल के षड्यंत्र को, नीति को अंग्रेजों ने यहां भी अप्लाई किया। संविधान सभा के सदस्यों का विभाजन गुणों पर, योग्यता पर नहीं हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ, वर्गीय आधार पर हुआ। सामान्य, मुस्लिम, सिख, 3 भागों में हुआ, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य में तो सामान्य जनता, हिंदू जनता आ गई, मुस्लिम में मुसलमान आए और सिख में सिख आए। यानी अंग्रेज एक बार फिर भारत में दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे, फूट डालो और राज करो। ठीक है। संविधान सभा में यह भी तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, यह भी तय किया। अब संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 के लगभग संविधान सभा का चुनाव हुआ और नवंबर आते आते संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। और वह शुभ दिन भी आ गया जब भारत के नीति नियंता भारत के भाग्य विधान को लिखने के लिए पहली बैठक करने जा रहे थे
और वह दिन था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 वह दिन था जब भारत के बड़े नेता भारत के भाग्य विधान संविधान को लिखने जा रहे, लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे। 9 दिसंबर 1946 को संसद के सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय कक्ष में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहा जाता है, वहां पर पहली बार भारत के संविधान सभा के सदस्य पहली बार बैठे। संसद के सेंट्रल असेंबली में, केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहा जाता है। प्रश्न हुआ कि भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो जैसा कि परंपरा होता है कि जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको बनाया जाए। अब उस समय वरिष्ठ कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के नेता थे, और अलग बिहार का निर्माण भी उन्हीं के प्रपोजल से ही हुआ था, बड़े नेता माने जाते। तो जेबी कृपलानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये बार बार प्रश्न आता कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, टेम्परेरी। लेकिन टेम्परेरी अध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा कितना दिन चल सकता था? यही कारण है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का परमानेंट जो चेयरमैन बनाया गया, किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न हुआ कि भाई संविधान का निर्माण तो ठीक है, लेकिन संविधान का एक एडवाइजर संविधान सभा का चाहिए जिसको संविधान का ज्ञान हो। उस समय एक बड़े ज्ञाता थे जिनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया। और बेनेगल नरसिंह राव से कहा कि भैया आप संविधान के ज्ञाता हैं, आप जो है आप संविधान का एक ड्राफ्ट बना कर दीजिए, खाका बना दीजिए कि संविधान में क्या क्या कहां कहां होगा। आप ये बताइए कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां होंगी। यानी संविधान का पहला खाका आप बना कर दीजिए। दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान का, दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधान का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया, अच्छी चीजों को स्वीकार किया, बुरी चीजों को बाहर कर दिया, और एक ड्राफ्ट बनाकर अगस्त 1947 को किसके समक्ष पेश किया? संविधान सभा के समक्ष। यानी भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट, पहला खाका किसने बनाया था? BN राव ने, अगस्त 1947 को। अब यह प्रश्न एक कठिन प्रश्न को भी जन्म देता है। क्या देता है जरा समझिए। IAS 2006 में, IAS के प्रीलिम्स में 2006 में एक प्रश्न आया कि अगस्त 1947 को भारत के संविधान का खाका बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, BN राव भी थे, और भी 2 लोग थे। अब बच्चे तो जनरली रट लेते हैं कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो तो क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान के निर्माण में उन्हीं का प्रमुख हाथ था, तो लड़कों ने लगा दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सही इसीलिए आयोग ने वहां सन दिया था अगस्त 1947 को, वहां अक्टूबर 1948 में उन्होंने दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समय। ठीक है ना? एक बार फरवरी में दिया जो वापस हो गया, अगला अक्टूबर में दिया 1948 में। वो इसीलिए सन दिया था ताकि बच्चे क्लेम ना कर सके, और उसका उत्तर था बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि BN राव ने जिस ड्राफ्ट को बनाया उस ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके बाद 29 अगस्त 1947 को, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप आयोग का जब भी हल करिए प्रश्न, या जब भी आप UPSC की तैयारी करिए तो थोड़ी निष्पक्ष होकर करिए।
हर जगह राजनीति लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यूपीएससी का जो स्टैंड हो उसको तटस्थ भी नहीं होना है, पक्षपात, उसको निष्पक्ष होना। भाई आप डिअटैच रहिए, क्या जरूरत है राजनीति में भाग लेने का। हम निष्पक्ष होकर भी तो अपने देश का भला कर सकते हैं ना, और सबसे ज्यादा भला हम उसी को रख कर सकते हैं। हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर अपने देश की बात कर सकते हैं। भाई इसके लिए हमको किसी जाति धर्म विशेष का होने की आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है हम राजनीति में फंसे। कई सारे चीज हम लोग पढ़ा देते हैं, वहां राजनीतिक प्रश्न आ जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं अपने विषय की चीज और वहां कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीति का प्रश्न कर दे रहा है। अरे भाई हमें इससे क्या लेना देना। भारत में देश की भलाई, जनता की भलाई, विद्यार्थियों की भलाई करने के लिए राजनीति, इस गंदी राजनीति को करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गंदी राजनीति के अंग नहीं हैं। हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की तरह अच्छी राजनीति करके भी तो देश की भला हो सकता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। आप निष्पक्ष होकर पढ़िए, आप जाति सबसे उठकर पढ़िए। देखिए कितना ज्यादा आपको मिलेगा, कितना ज्यादा आप ज्ञान पाएंगे और कितना आसानी से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप निष्पक्ष होकर सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग कई गुना काम करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो भी पढ़िए, जब भी पढ़िए, तो आप इस सबसे ऊपर उठकर करिए। वैसे भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा सोच रखता है। उसको इन पूर्वाग्रह से ग्रसित चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। BN राव ने जिस ड्राफ्ट को पेश किया उस पर विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके हेड थे भारत के महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, विद्वता उनकी, बहुत विद्वान आदमी थे, इसीलिए उनको चुना गया था। और वास्तव में भारत के संविधान के निर्माण में योगदान तो था ही, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऐसा नहीं कि 284 लोग जो हस्ताक्षर किए उनका कोई योगदान है नहीं, लेकिन प्रमुख योगदान इनका था, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया है और सबके, जैसा आप कह दीजिए कि एक व्यक्ति ने आजादी दिलवा दिया, तो भारत के लाखों लोगों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा, बड़ा घोर पाप होगा। तो किसी एक व्यक्ति को आप केवल वन एंड ओनली वन नहीं कह सकते, वन एंड ओनली वन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन प्रमुख योगदान उनका था, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार विमर्श किया और भारत के संविधान बनाकर फरवरी 1948 में संविधान सभा के समक्ष पेश किया, लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। काफी डिस्कशन शुरू हो गया उस पर, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन पुनः विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक बार और 26 अक्टूबर 1948 को दूसरी बार संविधान का ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के समक्ष पेश किया, 26 अक्टूबर 1948 को। और इस बार इस ड्राफ्ट पर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, वाचन माने डिस्कशन, डिबेट, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय, यानी दूसरी बार जब उन्होंने पेश किया तो उस पर विचार विमर्श हुआ। 3 बार वाचन हुआ, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, थर्ड वाचन। और थर्ड वाचन कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक, 1949। और यही वो दिन है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए इसको संविधान दिवस भी कहा जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और कुल 11 अधिवेशन हुए। यहां भी लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 11 अधिवेशन हुआ, 12 अधिवेशन हुआ। अरे भाई 26 नवंबर तक 11 अधिवेशन हुआ, 24 जनवरी को 12वां अधिवेशन हुआ, इसमें 24 जनवरी 1950 को, इसमें कंफ्यूज क्या होना है?
संविधान निर्माण के लिए अगर 26 नवंबर तक देखा जाए तो कुल 11 अधिवेशन हुआ। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी को हुआ। वो भी किसके लिए हुआ अभी आगे बता रहा हूं आपको। उसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत, एडॉप्ट किया गया। अधिनियमित माने इनैक्ट किया गया। इनैक्ट, अच्छा अधिनियमित अगर शब्द आएगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। तो कम इनटू फोर्स, उस दिन वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यहां इनैक्ट शब्द, अधिनियमित शब्द आ गया है। इन तीनों शब्द से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और अगर इन तीनों शब्दों को अगर ध्यान से आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, तीन चीज किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव अवर सेल्व्स। ये तीन वर्ड से अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा और बच्चा अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो निश्चित कर, जैसे भारत के संविधान को कब इनैक्ट किया गया। अब इनैक्ट माने बच्चा तो समझेगा कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी लगा देगा। लेकिन यहां इन तीन शब्दों से प्रश्न आया है, इसलिए आप बढ़िया से इसको समझिए। मैंने बताया है जिस चीज को पढ़ना है, सिविल सेवा की परीक्षा में आप कितना पढ़ते इससे मतलब नहीं है। सिविल सेवा की परीक्षा में आप कैसा पढ़ते हैं इससे महत्व है। क्वांटिटेटिव पढ़ाई से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब, ठीक है ना। तो आपका जो एनालिसिस हो जाता है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए एनालिसिस, इसीलिए आपको वहां ध्यान से पढ़ना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को कुल मिला के 15 अनुच्छेद, कहीं 16 दिया कहीं कुछ दिया। बहुत लड़ाई में लगना नहीं चाहिए। कितने शब्द हैं, कितने वो है। पढ़ाई को कॉन्सेप्चुअल बनाकर चलिए, बहुत तथ्यात्मक बनाइए, बहुत ज्यादा, इसीलिए एग्जाम में फंस जाता है मामला। कॉन्सेप्ट पढ़िए ना, तथ्य बहुत ज्यादा क्यों रट रहे हैं। कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे से तैयारी, आप बहुत सरल हो जाएगा तैयारी। तो लगभग 15 अनुच्छेदों को उस दिन कर दिया गया, लेकिन पूरा संविधान नहीं लागू किया। पूरा संविधान क्यों नहीं लागू किया कि ये कहानी अभी बता रहा हूं। लेकिन संविधान के कुछ औपचारिक कार्य थे जो बाकी रह गए। संविधान तो बन गया, लेकिन कुछ औपचारिक कार्य हैं। कैसे औपचारिक कार्य हैं भाई? संविधान बन गया तो देश चलेगा कैसे, फिर देश का हेड कौन होगा, ये सारी उधेड़-बुन चल रहा था। यही कारण है 24 जनवरी को 12वां अधिवेशन हुआ। 24 जनवरी को क्या हुआ? 12वां अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन में संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल गई। पहला फैक्ट याद रखिएगा, संविधान सभा अंतरिम, यहां से प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल गई, पहला फैक्ट। दूसरा, संविधान पर दूसरी बार हस्ताक्षर हुआ और अंतिम बार हस्ताक्षर हुआ। संविधान सभा के जितने सदस्य उपस्थित थे उन्होंने अंतिम बार हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को। एक बार तो 26 नवंबर को हुआ और एक बार इसमें हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तीन घटनाएं 24 जनवरी को प्रमुख घटी, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है और बच्चे गलत कर देते, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अभी तो पूरा संविधान लागू करना था। अभी तो ब्रिटिश राजकुल के उपनिवेश के रूप में हम हैं अभी, क्योंकि संविधान तो लागू नहीं हुआ। यह प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम क्या थे? आजाद तो हो गए, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के सदस्य के रूप में थे। अभी हम रिपब्लिक नहीं हुए थे। पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और भारत क्या हो गया? एक रिपब्लिक कंट्री, एक गणतंत्र देश। अब एक कहानी यहां बच रही है कि जो संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को काहे लागू किया? इतने बड़े देश को क्या ब्रिटिश राष्ट्रकुल का सदस्य ही बनकर रह के छोड़ने दिया गया? इसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास क्या था? दिसंबर 1929,
दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ लाहौर में रावी नदी के तट पर, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों, उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष झुकना जो है ईश्वर और भारत के जनता के प्रति दोनों का अपमान है, और अब हम लोग पूर्ण स्वराज में टोटल इंडिपेंडेंस लेकर रहे। और इसी अधिवेशन में तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 माने अगला महीना, अगला साल को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। यानी आजादी के बहुत पहले कांग्रेस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाती चली आ रही। यानी कांग्रेस को तो 26 जनवरी को बचाना चाहिए पड़ा था। अब अंग्रेज 15 अगस्त को देश आजाद कर रहे थे, क्योंकि उसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तो अंग्रेजों ने कहा भैया आजादी तो हम 15 अगस्त को ही देंगे, हमारे लिए बहुत शुभ है, उसी दिन जापान द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, तो हम तो देंगे। अब नेहरू कहते नहीं हमको जनवरी में दीजिए, तो 6 महीना रिस्क लेने की बात तो थी, तो 6 महीना आजादी छोड़ते, अंग्रेज कहीं देवा नहीं करते तो क्या होता। तो 15 अगस्त को नेहरू ने ले लिया, लेकिन इस समय तो देश आजाद हो गया था ना, कम से कम 26 जनवरी बचा तो सकते थे। यही कारण है 26 नवंबर का बना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और भारत एक गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष, जिसका हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। याद रखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। संविधान तो बन गया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में इसको छपा कर मार्केट में लाया जाए, लेकिन संविधान का एक हाथ से लिखा अगर प्रति हो तो ज्यादा ओरिजिनल लगेगा। तय हुआ कि भाई अब भारत का संविधान लिखेगा कौन। हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि ज्यादा लोगों को उत्साहित कर रहा था और वो ज्यादा लोगों का अपना लगता, अपने हाथ से बनाया लगता। तो तय हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए, ऐसे कैलियोग्राफर को खोजा जाए जो भारत का संविधान अपने हाथ से लिखे। उस समय भारत के सबसे बड़े कैलियोग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना। लोगों ने कहा कि भाई ये बेस्ट हैं और इन्हीं से भारत का संविधान लिखवाया जाए। नेहरू जी ने फोन किया, नेहरू जी ने कहा कि भाई आपको भारत का संविधान लिखना है। अब भाई जाहिर सी बात है, इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा सम्मान अगर किसी को मिले अपने देश का संविधान हाथ से लिखने की, छोटी बात होती नहीं। प्रेम बिहारी जी तैयार हो गए। नेहरू जी ने पूछा कि आप कितना पारिश्रमिक लेंगे, भाई वो कास्ट क्या होगा, भाई पारिश्रमिक क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई भारत का संविधान लिखना, इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है, मैं पारिश्रमिक कैसे सोच सकता हूं, बस मेरी एक शर्त होगी। नेहरू जी ने कहा भाई कौन सा शर्त है बताइए। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और संविधान के अंतिम पृष्ठ पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखूंगा। नेहरू जी ने कहा बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, आप लिखिए। और शुरू हुआ भारत के संविधान के हस्तलेखन का, और संसद में उनको एक कक्ष दिया गया। 6 महीने में इतने सुंदर शब्दों में प्रेम बिहारी जी ने भारत के संविधान का पांडुलिपि हस्तलिखित जो प्रति बनाया, जिसको आज संसद के लाइब्रेरी में रखा गया है हीलियम गैस के अंदर, जो वर्षों तक, लगभग 2300 वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना। तो यानी भारत के संविधान का हस्तलेखन किसने तैयार किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजदा सक्सेना। ठीक है। ये पूरी कथा मैंने आपको एक गौरव गाथा के रूप में आपको मैंने सुना दिया, भारत के संविधान के निर्माण की। और ये कहानी थी दुनिया के सबसे महान संविधान की। महान संविधान मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि ये उधार का बोरा है, कहीं यहां से कुछ ले लिए, यहां से ले लिए, वहां से कुछ ले लिए।
लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि इन चीजों को कितने सुंदर तरीके से पिरोया गया है। किसकी बात आप करते हैं? भारत के संविधान की मौलिकता देखिए, वो हमारा है। अगर अनुच्छेद 51 में लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है, दुनिया का कौन ऐसा देश है जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करे? यानी हम केवल अपने देश में शांति नहीं फैलाएंगे, पूरे दुनिया में फैलाएंगे। ये तो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का तो एक शब्द है ये, कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सारा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अनुच्छेद 51 जरा पढ़िए। कौन कहता है कि भारत का संविधान सब विदेशी लिया गया? अरे ठीक है, 250 अनुच्छेद जो है 1935 के अधिनियम से आ गया क्योंकि वो अच्छा लगा। इसका आलोचना बहुत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलोचना नहीं हो सकता है। बहुत लोग इसको गलत भी कहते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आलोचनाएं नहीं हो सकती, लेकिन क्या इतने सुंदर तरीके के अलावा कोई और तरीके से इनको सम्मिलित किया जा सकता था? भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार हो रहा था और केवल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। इतना आसान तो नहीं था। फ्रांस में देखिए कई बार संविधान बदला। अमेरिका में लोगों को बाद में बहुत सारी दास प्रथा बाद में खत्म हुआ, यहां तो आपको सब तुरंत मिल गया। तो इतना बड़ा संविधान अगर बन रहा था तो जाहिर सी बात है बहुत चीजें हमको इधर उधर से लेना ही था। ये उस समय की आवश्यकता थी, हमारा मजबूरी था। लेकिन हमने कोई गलत चीज तो लिया नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो शामिल किया, अच्छी चीजें शामिल की, या और लोगों ने, जो विद्वान लोग वहां थे, सब लोगों ने एक। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा, संविधान की एक मूल विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र बहुमत पर चलता है कि 51% एक तरफ हो जाए, अब बाकी 49% उधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। 51% रह जाए, बहुमत मिल गया, जीत गए। भारत के संविधान को बहुमत के आधार पर एक एक अनुच्छेदों को नहीं कसा गया है, अस्वीकार किया गया है। भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर सर्वसम्मति, और अगर मान लीजिए कहीं रुक गया तो कई दिन तक मनाया गया लोगों को। सर्वसम्मति के आधार पर अनुच्छेद चुने गए, आपके एग्जाम में आएगा। सहयोग, समझदारी, तर्क बुद्धि, वोटिंग, इसके माध्यम से नहीं, सर्वसम्मति के माध्यम से प्रत्येक अनुच्छेद को स्वीकार किया गया संविधान में। इसीलिए दुनिया का सबसे महान संविधान, सबको मनाया गया, भैया मानो। आज मैंने आपको एक गौरव गाथा भारत के संविधान का सुनाया। मेरे मन में था ये चैप्टर लोग नहीं भी सही से, बच्चों को कठिन भी लगता है, इसीलिए आज मैंने कहानी भारत के संविधान के निर्माण की पूरी सुनाई। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए गौरव गाथा के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।